20 अप्रैल 1945 नाजी फौज का बर्लिन शहर खंडर बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां कभी जिंदगी की रौनक होती थी, वहां आज सिर्फ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ सिर्फ तबाही, धुआं और मौत की बदबू थी जो हवा में फैल चुकी थी। शोर कहीं से आती सोवियत गोलियों की गरज अब इतनी करीब थी कि फ्यूरर बंकर की मोटी दीवारों के अंदर भी उसकी गूंज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ा ढोल बजाकर अंजाम का ऐलान कर रहा हो। जमीन के 28 फीट नीचे बने इस बंकर में अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा था एडोल्फ हिटलर, वो आदमी जिसने कभी 1000 साल की सल्तनत का ख्वाब देखा था, जो ये समझता था कि जर्मन लोग तमाम सभ्यताओं से बढ़कर हैं और उन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का हक है। वो अब अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा हुआ था और उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बंकर के अंदर अजीब सी खामोशी थी जो बाहर के जंग के शोर से भी ज्यादा खौफनाक थी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनकहा सच हर किसी पर हावी हो रहा हो, एक ऐसा सच जिसे कोई जुबान पर लाना नहीं चाहता था। खामोशी में सब कोई चुप था। हिटलर की आंखें रात भर की बेचैनी और नींद की कमी से लाल थीं। उनमें अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उस पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं और उसके हाथ बुरी तरह कांपते थे। उसकी चाल में वो पुराना रौब नहीं था, उसकी बातों में वो सख्ती और दबदबा नहीं था। अब उसमें सिर्फ एक थका हुआ और हारा हुआ इंसान नजर आ रहा था। इस बीच 30 अप्रैल 1945 के दोपहर तकरीबन 3:30 बजे बंकर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है, जिसके बाद चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। लाखों लोगों का कातिल हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और ईवा ब्रॉन, उसकी 16 साल पुरानी गर्लफ्रेंड जिससे उसने सिर्फ 36 घंटे पहले ही शादी की थी, उसने भी साइनाइड खा लिया था। लेकिन आखिर क्यों दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसका पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब था, जिसने फ्रांस समेत बड़ी से बड़ी ताकतों को अपने कदमों में झुका दिया था, उसने आखिर खुदकुशी क्यों कर ली? JUM टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में हुआ था। उसके पिता अलोइस हिटलर एक सख्त और गुस्सैला कस्टम्स ऑफिसर थे जो अपने बच्चों पर बहुत कठोर थे। अलोइस अक्सर अडोल्फ को पीटते भी थे, जिससे उसके मन में पिता के लिए एक कड़वाहट और विद्रोह की भावना बनी। अडोल्फ की मां क्लारा, जो अडोल्फ के पिता की तीसरी पत्नी थी, एक बहुत शांत स्वभाव की औरत थी जिनके साथ अडोल्फ इमोशनली काफी क्लोज था। शायद ही उसका पहला और आखिरी गहरा इमोशनल अटैचमेंट था, लेकिन जब अडोल्फ सिर्फ 17 साल का था तभी कैंसर की वजह से उसकी मां की मौत हो गई। इस सदमे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। मां की मौत के बाद वो वियना चला गया। वो एक पेंटर बनना चाहता था और उसका ख्वाब था कि वो एक महान कलाकार बने। उसने वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए 2 बार अप्लाई किया, लेकिन दोनों बार रिजेक्ट हो गया। इस रिजेक्शन ने उसके अंदर की हताशा और कड़वाहट को और गहरा कर दिया। वियना रहने के दौरान उसका सामना एक ऐसे माहौल से हुआ जो एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी मुखालिफ सोच फैल चुकी थी। उसने यहूदियों को अपनी हर प्रॉब्लम का सबब मानना शुरू कर दिया और उसे लगने लगा कि यहूदी सोसाइटी के लिए एक खतरा है। तभी वो पैन जर्मनिज्म जैसी कट्टर सोच का फॉलोअर बन गया, जिसके हिसाब से पूरे जर्मन बोलने वाले इलाके को एक सिंगल नेशन होना चाहिए था। हालांकि वो एक ऑस्ट्रियन था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो वो जर्मन फौज में वॉलंटियर भर्ती हो गया। तकरीबन 4 साल तक चले इस जंग में उसने दिल और जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन पद के तौर पर वो सिर्फ कॉर्पोरल तक ही पहुंच सका। हालांकि उसकी बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। जंग में जर्मनी की हार ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसे लगा कि जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा गया है और इसके लिए उसने देश के अंदर मौजूद यहूदियों और कम्युनिस्ट को जिम्मेदार ठहराया। उसे यकीन हो गया कि जर्मनी को एक मजबूत लीडर की जरूरत है जो उसे उसके खोई हुई शान वापस दिला सके। इसी से उसके अंदर एक लीडर बनने की आग जली, एक ऐसा लीडर जो जर्मनी को फिर से महान बनाना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में उथल-पुथल और कंफ्यूजन का माहौल था। वर्साई ट्रीटी के तहत राइनलैंड समेत जर्मनी के कुछ हिस्से को अलाइड पावर्स द्वारा कब्जा कर लिया गया और जर्मनी पर भारी पाबंदियां लगा दी गई थी। जंग के नतायज और इस ट्रीटी के चलते जर्मनी की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। महंगाई बहुत ज्यादा थी और अवाम बेरोजगारी से परेशान थी। इसी माहौल में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो एक छोटी और इंतहाई पार्टी थी। लेकिन हिटलर के भाषण देने की कला, उसका करिश्मा और उसकी तेज आलोचनाएं इस पार्टी को धीरे धीरे आगे ले गई और आगे चलकर यही पार्टी नाजी पार्टी बनी। हिटलर के भाषणों में इतना जुनून होता था कि लोग उससे जुड़ जाते थे। वो लोगों के गुस्से और नाराजगी को अपनी आवाज देता था और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाता था। 1930 में उसने म्यूनिक में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया और उसे जेल जाना पड़ा। जेल में उसने माइन काम्फ नाम से एक किताब लिखी,
जिसमें उसने अपनी सोच, यहूदी मुकाबिल रुझान और जर्मनी के मुस्तकबिल के बारे में बताया, जो लाखों लोगों तक पहुंची। जेल से छूटने के बाद उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और हिंसा के बजाय इलेक्शंस के रास्ते से हुकूमत में आने का फैसला किया। इस दौरान 1920 में अमेरिका से शुरू हुआ ग्रेट डिप्रेशन पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिसके चलते दुनिया भर में ज्यादा बेरोजगारी और गुर्बत फैल रही थी। इसका जर्मनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि उस वक्त जर्मनी को अमेरिका से माली मदद मिल रही थी। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मनी को बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे जर्मनी की हालत और भी खराब हो गई। हिटलर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और लोगों को जर्मनी को फिर से एक मजबूत कौम बनाने का ख्वाब दिखाया। उसकी नाजी पार्टी तेजी से मशहूर होती गई और 30 जनवरी 1933 को जर्मन प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को चांसलर मुंतखब कर दिया। यही वो पल था जहां से जर्मनी ही नहीं, पूरी दुनिया का मुस्तकबिल बदलने वाला था। चांसलर बनने के बाद उसने साम दाम दंड भेद की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए जर्मनी की सारी ताकत अपने हाथों में ले ली और देश को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगा। उसने जमहूरी इदारों को कमजोर करना शुरू किया, सभी मुखालिफ पार्टीज को बंद कर दिया, प्रेस पर पूरा कंट्रोल ले लिया और जर्मनी में एक टोटलिटेरियन हुकूमत कायम कर दी। अब देश में सिर्फ उसकी आवाज गूंजती थी और उसकी ख्वाहिश ही कानून थी। इसके बाद हिटलर ने वर्साई ट्रीटी को तोड़ दिया, जो जर्मनी पर भारी पाबंदियां लगा था। उसने फौज को दोबारा तैयार किया, जो जंग के बाद कमजोर हो गई थी। जब उसने एक बड़ी फौजी ताकत खड़ी कर ली और उसकी नाजी फौज ताकतवर हो गई, तो उसने सबसे पहले फ्रांस से राइनलैंड वापस ले लिया, जिस पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने 1938 में ऑस्ट्रिया और फिर चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। दुनिया देख रही थी, लेकिन कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि कोई भी एक और वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता था। लेकिन हिटलर की ख्वाहिशात अब और भी बढ़ चुकी थीं। अपनी बढ़ती हुई ख्वाहिशात और इक्तदार के नशे में डूबकर हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। यही वो वाकया था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी। कुछ ही हफ्तों में पोलैंड हार गया। हिटलर की भूख यहीं पर नहीं रुकी। उसकी फौज ने जल्द ही फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क पर हमला करके उन्हें भी हरा दिया। इसके बाद जर्मनी ब्रिटेन को भी सख्त चैलेंज देने लगा। हिटलर की इस ताकत से पूरे यूरोप में खौफ का माहौल था। उसकी फौजें तेजी से आगे बढ़ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसी दौरान हिटलर ने इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को भी अपने साथ इस जंग में शामिल कर लिया। इटली के अलावा जापान, हंगरी, रोमेनिया और स्लोवाकिया ने भी हिटलर का साथ देकर एक्सिस पावर्स ज्वाइन कर ली। जब हिटलर वेस्टर्न यूरोप के मुल्कों पर कब्जा करता जा रहा था और उसे लग रहा था कि वो ब्रिटेन को भी आसानी से हरा देगा, तभी उसकी नज़र ईस्टर्न यूरोप की सबसे बड़ी ताकत सोवियत यूनियन पर कब्जा करने पर जा टिकी। पहले इस जंग के शुरू में हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा करने के लिए सोवियत की मदद ली थी और एक मुआहिदा किया था कि जर्मनी और सोवियत यूनियन एक दूसरे को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन लगातार मिलने वाली कामयाबी से हिटलर इतना गुरूर में आ गया था कि उसे यकीन हो गया कि वो जो चाहे कर सकता है। इसी गुरूर में उसने 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबारोसा के तहत सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सोवियत यूनियन की वसी जमीन, सख्त सर्दी और सोवियत रेड आर्मी के सख्त मुकाबले ने जर्मन फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी संगीन कहानी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। अब ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क मिलकर एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़ने लगे। हिटलर अब कई मोर्चों पर लड़ रहा था। इसी दौरान उसने यहूदियों के खिलाफ अपनी नफरत को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसने यहूदियों के खिलाफ फाइनल सॉल्यूशन के तहत लाखों यहूदियों को कैंप्स में बाकायदा तौर पर कत्ल करना शुरू कर दिया। ऑशविट्स, ट्रिब्लेंका और सोबीबोर जैसे कैंप्स में गैस चेंबर्स का इस्तेमाल करके तकरीबन 7 लाख यहूदियों को मार दिया गया। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गई, जर्मन फौज कमजोर पड़ती गई। जर्मन फौज के लिए सोवियत की हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में लड़ना बहुत मुश्किल हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हिटलर के 5 लाख सिपाही सिर्फ स्टैलिनग्राड की लड़ाई में मारे गए और 1943 के शुरू में उसके 91,000 सिपाहियों ने सोवियत रेड आर्मी के आगे हथियार डाल दिए। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुछ महीने बाद जुलाई 1943 में इस जंग में हिटलर के साथी इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी को इटली की हुकूमत से हटा दिया गया और एक नई हुकूमत बना दी गई, जिसने जंग से अलग होकर एलाइड फोर्सेस के साथ मुआहिदा कर लिया। यह हिटलर के लिए एक और बड़ा झटका था। हर गुजरते दिन के साथ अब हिटलर की नाजी फौज थकती जा रही थी। हिटलर के जुनून भरे भाषणों का उन पर असर कम हो चुका था
जंग जो 1939 में शुरू हुई थी, वो हिटलर के पागलपन की वजह से खिंचती खिंचती 1945 तक पहुंच चुकी थी। इन 6 सालों में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो हिटलर शुरू में हर जगह जीत रहा था, अब वो हार के करीब आ चुका था। फरवरी 1945 तक पूरी दुनिया में हिटलर के खिलाफ माहौल बन चुका था। दुनिया उसका अंजाम देखना चाहती थी। एलाइड फोर्सेस हर तरफ से तेजी के साथ जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी। जर्मनी के जराए और सिपाही कम होते जा रहे थे और उसे अब एक हारी हुई जंग लड़ना पड़ रही थी। सोवियत यूनियन की तरफ से बर्लिन पर पहली बार 20 अप्रैल 1945 को जबरदस्त बॉम्बिंग की गई। इत्तेफाक से ये दिन एडोल्फ हिटलर का आखिरी बर्थडे भी था। बस एक दिन बाद 21 अप्रैल की शाम तक रेड आर्मी के टैंक्स बर्लिन के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच चुके थे। पूरा शहर जल रहा था, इमारतें गिर चुकी थीं, सड़कों पर तबाही के निशानात थे और हर तरफ बिखरी हुई लाशों ने मंजर को और भी खौफनाक बना दिया था। हिटलर का थर्ड राइक बनाने का ख्वाब टूट रहा था, जिसके तहत वो यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करके ग्रेटर जर्मनी बनाना चाहता था। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि उसका अंजाम करीब है। यही वजह थी कि उसने खुद को बर्लिन के एक अंडरग्राउंड बंकर में बंद कर लिया था, जिसका नाम था फ्यूरर बंकर। ये कोई मामूली बंकर नहीं था, ये जमीन से 2.5 फीट नीचे बना था और इसे हिटलर के पर्सनल आर्किटेक्ट एल्बर्ट स्पीयर ने डिजाइन किया था। इसे पूरी तरह बॉम्ब प्रूफ बनाया गया था, ताकि ऊपर चाहे कितनी भी तबाही हो रही हो, लेकिन अंदर सब महफूज रहे। इसी बंकर के नीचे के हिस्से में हिटलर अपने आखिरी दिनों में रहने लगा था। उसके साथ वहां उसकी लंबी मुद्दत की पार्टनर ईवा ब्राउन, उसकी सबसे प्यारी फीमेल डॉग ब्लॉन्डी और कुछ चुनी हुई भरोसेमंद स्टाफ मेंबर्स रहते थे। जबकि बंकर अब उसकी जिंदगी के सबसे तनावपूर्ण और आखिरी पलों का गवाह बनने वाला था। बंकर के अंदर रहते हुए हिटलर अब बाहरी दुनिया की सच्चाई से दूर होता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसके जनरल्स उसे धोखा दे रहे हैं और उसकी फौज अब उसके आदेश नहीं मान रही। कुछ हद तक उसका ये शक सही भी था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर को हरमन ग्योरिंग का एक टेलीग्राम मिला, जो जर्मन हवाई फौज लुफ्टवाफे का चीफ था और हिटलर का सबसे करीबी साथी माना जाता था। ग्योरिंग ने उस पैगाम में लिखा था कि अगर हिटलर अब फैसले नहीं ले सकता तो वो उसे पावर ट्रांसफर कर दे। हिटलर, जो पहले ही डिप्रेशन और घबराहट में था, इस टेलीग्राम को पढ़कर आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर हिटलर ने ग्योरिंग को सभी पदों से हटा दिया और उसे गद्दार घोषित कर तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। एक तरफ रेड आर्मी बर्लिन में घुस रही थी और ऊपर से हिटलर के करीबी साथी उसके साथ गद्दारी कर रहे थे। उसे यह भी पता चला कि हाइनरिच हिमलर, जो उसका एक और वफादार आदमी था और एलीट गार्ड फोर्स शुट्स्टैफल और सीक्रेट स्टेट पुलिस गेस्टापो का चीफ था, वो हिटलर की पीठ पीछे एलीट फोर्सेस के साथ सीक्रेट पीस नेगोशिएशंस कर रहा था। यह हिटलर के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। वो आग बबूला हो गया और उसने हिमलर को ट्रेटर घोषित करके उसे भी सभी पदों से बर्खास्त कर दिया। उसने गुस्से में हिमलर के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हर्मन फेगलाइन को मरवा दिया, जबकि फेगलाइन हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन का भी रिलेटिव था। अपने सबसे भरोसेमंद साथियों से ऐसा धोखा मिलने से हिटलर अंदर से टूट चुका था। वो अब और भी ज्यादा गुमराह हो गया। उसे लगने लगा कि उसे हर कोई धोखा दे रहा है और अब कोई भी भरोसे के लायक नहीं बचा है। जीतने के बाद उसे उस राह पर ले जाया जा रहा था जिसका ख्याल शायद उसने खुद भी कभी नहीं किया था। बंकर के अंदर माहौल अब और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। बाहर से सोवियत आर्टिलरी की आवाजें अंदर साफ सुनाई देने लगी थीं। हर कोई जानता था कि सोवियत के सिपाही अब बहुत करीब आ चुके हैं। हिटलर की सेहत भी हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। उसके अंदर पार्किंसंस डिजीज के अलामात दिखने लगे थे। उसके हाथ कांपते थे, चाल धीमी हो गई थी और चेहरे पर हर वक्त थकान छाई रहती थी। वो अक्सर अपने कांपते हुए हाथ को छुपाने के लिए उसे जेब में रखता था। उसका चेहरा इतना ज्यादा पीला और थका हुआ हो गया था कि वो अपनी उम्र से 10 से 15 साल बड़ा लगने लगा था। जो भी अफसर उस बंकर में उससे मिलने आता, वो उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता। उसका पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरेल उसे हर रोज ग्लूकोज और विटामिन्स के इंजेक्शंस देता, लेकिन अब ये सब भी बेअसर हो चुका था। उल्टा उसे ये वहम होती कि उसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं। हिटलर अपने डॉक्टर को भी शक की निगाहों से देखने लगा। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जो उसके गिरते हुए मोराल का सबसे बड़ा सबूत था। वो पहले जैसा ताकतवर और प्रेरणा देने वाला लीडर नहीं रहा था, बल्कि एक टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान था जो अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। 19 अप्रैल 1945 की जब सुबह हुई तो बर्लिन के ऊपर सूरज भले ही उग रहा था, लेकिन फ्यूरर बंकर के अंदर खौफ और घुटन का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। बाहर लगातार गोले बरस रहे थे। हवा में बारूद की गंध और मौत का डर हर तरफ फैला हुआ था। हिटलर ने पिछली रात मुश्किल से कुछ घंटे की नींद ली थी और वो भी बेचैनी भरी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर हार और थकान साफ दिख रही थी, जैसे उसने अपनी सारी एनर्जी खो दी हो। सुबह की पहली खबर भी उसके लिए अच्छी नहीं थी।
जंग में हिटलर का साथी रहा बेनिटो मुसोलिनी और उसकी मिस्ट्रेस क्लैरा पेटाची को इटालियन पार्टिसंस ने गोलियों से छन्नी कर दोनों के जिस्म को मिलान में पब्लिकली लटका दिया था। इस खबर ने हिटलर को और भी ज्यादा डरा दिया। उसे पता था कि अगर वो सोवियत के हाथ लग गया तो उसका भी यही हाल हो सकता था। उसे किसी भी कीमत पर अलाइड पावर्स के हाथ नहीं लगना था और ना ही वो चाहता था कि उसके जिस्म का अपमान हो। इस खबर ने उसके आत्महत्या के फैसले को और मजबूत कर दिया। 29 अप्रैल के दोपहर तक बंकर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। हिटलर ने अपने कुछ वफादार जनरल्स और स्टाफ को बुलाया। जनरल विल्हेम काइटल और जनरल एल्फ्रेड जोडल ने उससे बताया कि बाहर की स्थिति बहुत खराब है। रेड आर्मी शहर के बिल्कुल बीच में घुस चुकी है और बंकर से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। सोवियत यूनियन के सिपाही अब हर गली में दिख रहे थे और उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। हिटलर ने फिर भी कुछ काउंटर अटैक्स की उम्मीद जताई, लेकिन उसके जनरल्स को पता था कि यह सब बेकार है। सेनाएं बिखर चुकी थीं और कोई मदद नहीं आने वाली थी। हिटलर की आवाज में अब वो कमांडिंग टोन नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी उदासी और खौफ था। उसे अभी भी लगता था कि उसने जो कुछ भी किया वो सही था। हिटलर के आखिरी शब्द थे कि वो और उसकी बीवी ईवा मौत को चुन रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सरेंडर करने की शर्मिंदगी से बेहतर मौत है। उसने वहां मौजूद अपने साथियों से कहा, मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को जला देना। हिटलर क्रिश्चियन था और क्रिश्चियन लाश को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। लेकिन अपने आखिरी वक्त में हिटलर इस कदर मजबूर हो चुका था कि वो अपने धर्म के साथ भी समझौता करने को तैयार था, क्योंकि उसे डर था कि सोवियत सिपाही उसकी लाश को कब्र से खोद कर निकाल लेंगे और लोग उसकी मौत के बाद भी उसकी लाश पर गुस्सा निकालेंगे। वो अपनी मौत के बाद भी अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता था। इसके बाद उसने अपनी पर्सनल डॉक्टर वर्नर हासे को बुलाया। उसने उनसे सजेशन दिया कि आत्महत्या करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। डॉक्टर हासे ने उसे सजेशन दिया कि साइनाइड कैप्सूल खाएं और गन से गोली मारें। हिटलर ने अपने कुत्ते ब्लॉन्डी पर साइनाइड कैप्सूल का टेस्ट करवाया और ब्लॉन्डी तुरंत मर गई। ये एक दिल दहला देने वाला पल था जिसने बंकर में मौजूद सभी लोगों को अंदर तक हिला दिया। ब्लॉन्डी हिटलर की सबसे वफादार साथी थी और उसकी मौत ने सबको ये एहसास करा दिया कि अब अंजाम बहुत करीब है। अपने नियति को स्वीकार करते हुए हिटलर और उसकी बीवी ईवा ब्रॉन अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गए। उनसे मिलने के लिए बंकर में मौजूद उसके सभी भरोसेमंद साथी, स्टाफ मेंबर्स एक जगह इकट्ठा खड़े थे। सबके चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। हिटलर एक एक कर सभी से हाथ मिला रहा था और दबी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे हिटलर ने ईवा ब्रॉन के साथ अपना आखिरी लंच किया। लंच के दौरान भी दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई। दोनों शांत थे, शायद अपने अपने विचारों में खोए हुए अपने जीवन के आखिरी पलों को महसूस कर रहे थे। लंच के बाद हिटलर अपने प्राइवेट क्वार्टर में चला गया। उसने अपने कुछ वफादार लोगों को बाहर इंतजार करने को कहा। इनमें जोसेफ गोबल्स, मार्टिन बोरमैन, जनरल क्रेब्स, जनरल बर्गडॉफ और उसकी सेक्रेटरी ट्रॉडल जुंगे शामिल थीं। इन लोगों को पता था कि अंदर क्या होने वाला है और वो लोग बाहर इंतजार करते हुए अपनी सांसें थामे हुए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे बंकर के अंदर से गोली चलने की आवाज आई और इंतजार कर रहे लोगों को पता चल गया कि क्या हुआ है। कुछ मिनट बाद मार्टिन बोरमैन और गोबल्स अंदर गए। उन्होंने देखा कि हिटलर सोफा पर बैठा हुआ था। उसके सिर में गोली लगी थी और उसके पास एक पिस्टल पड़ी थी। ईवा ब्रॉन उसके बगल में बैठी थी। उसने साइनाइड कैप्सूल लिया था। दोनों मर चुके थे, एक साथ अपने जीवन के आखिरी क्षणों में। हिटलर की मौत के बाद उसके वफादार लोगों ने उसके निर्देशों का पालन किया। उसके और ईवा ब्रॉन के जिस्म को एक कंबल में लपेटा गया और बंकर के बाहर गार्डन में ले जाया गया। बाहर सोवियत तोपों की गड़गड़ाहट लगातार जारी थी और हवा में बारूद की गंध थी। इसी माहौल में बगीचे में कब्र खोदी गई। दोनों जिस्म को उसमें रखा गया और फिर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। ये थी हमारी आज की रियल स्टोरी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।